Welcome बच्चों, and today we are back again with the next lecture, and the lecture number is 11 from the unit current electricity, class 12th physics से लेकर आज हम आए हैं, and the topic which we are going to complete today is electrical energy and power. ये टॉपिक आज हमें कंप्लीट करना है. अगेन ये टॉपिक भी आपने कुछ ना कुछ लेवल पर क्लास 10th में किया था, पर क्लास 10th में क्या था, सिर्फ फॉर्मूले आपने इसके किए थे वहां पर, और फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स वहां पर हमारे रहते थे. अभी यहां पर जो फॉर्मूले आपने क्लास 10th में किए थे उनके पीछे की क्या कहानी है वो भी थोड़ा समझ लेनी है, और इन फॉर्मूले पे किस तरीके के न्यूमेरिकल क्लास 12th के लेवल पर आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे ही. तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखो. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मीनिंग यहाँ पर है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, फॉर एग्जांपल कोई एक इलेक्ट्रिक फैन है या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है या कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, जब वो वर्क करता है तो उसे जो एनर्जी मिलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी उसे उस सोर्स से मिलती है जो सोर्स उस एप्लियंस को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है. किस तरीके से वो सोर्स इस एप्लियंस को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, अगर वो मेथड हमें समझ में आ जाए तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि कैसे ये एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके काम कर पाता है. तो स्टार्ट करते हैं आज. देखिए, अगेन वी विल बी स्टार्टिंग विद द डायग्राम. डायग्राम बनाओगे तो कुछ समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन समझ में आएगा कि क्या चल रही है कहानी. देखो, सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है इस बॉक्स में, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, ठीक है. इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, इस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक फैन या एक ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकता है. हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हो उसके पास उसका रेजिस्टेंस ज़रूर होता है. ये हम लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ है भाई उसके पास रेजिस्टेंस तो है, ये चीज़ हमें क्लियर है. एंड लेट दैट रेजिस्टेंस इज आर. नाउ दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस. अब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस उठाकर देख लो, उसके पास दो टर्मिनल्स होंगे ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं तो इट हैज़ गॉट टू वायर्स. 2 पिन प्लग होता है ना, 2 वायर्स होते हैं उसमें. आप जब उन 2 पिन प्लग को लगाएंगे तो इट विल वर्क, और नहीं लगाएंगे अपने स्विच बोर्ड में तो इट विल नॉट वर्क. हाँ, कहीं कहीं वो तीसरा प्लग पिन, तीसरा पिन भी होता है, वो एक अलग है, अर्थिंग वायर है. 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अर्थिंग वायर का यूज़ क्या होता है. तो 2 टर्मिनल्स होते हैं हर चीज़ में, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं. एक टर्मिनल लगेगा जाकर हायर पोटेंशियल पर और दूसरा लगेगा जाकर लोअर पोटेंशियल पर. ये वो टर्मिनल्स हैं जिनकी हेल्प से इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा. जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे तब तक ये क्यों काम करेगा. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए जो हमारा सोर्स है वो यहाँ पर अभी है एक बैटरी. दिस इज अ बैटरी, एंड पॉजिटिव मीन्स द terminal of the battery which is at higher potential, and negative means the terminal of the battery which is at lower potential. तो हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से आपने ये वाला एंड कनेक्ट कर दिया है, तो ये एंड आ जाएगा इस एप्लियंस का हायर पोटेंशियल पर, और लोअर पोटेंशियल वाले एंड से हमने इस एंड को कनेक्ट कर दिया है. तो दिस एंड ऑफ द एप्लियंस इज एट लोअर पोटेंशियल, और मान लो ये सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है V. So now the electrical appliance having resistance R has been given a potential difference V across its ends. और जैसे ही किसी चीज को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट. तो यहां पर अब एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा लाइक दिस. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल थ्रू एनी रेजिस्टेंस या कंडक्टर, है ना. करंट ऐसे फ्लो करता हुआ ऐसे आ जाएगा, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट. सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. अब करंट जब फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो भी है इट विल वर्क. यही होता है ना. सपोज यहां पर एक फैन है तो इट विल वर्क, इट विल गिव अस विंड एनर्जी. या यहां पर एक मोटर है, सो दैट मोटर विल रोटेट टू डू सम वर्क. वो मोटर कुछ मैकेनिकल वर्क करेगा. ठीक, अब ये जो
वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या जो भी चीज़ें ये हमें दे रहे हैं वो सब एनर्जी है। ये एनर्जी इन्हें कहाँ से मिली? दिस एनर्जी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय दिस सोर्स। ये वो सोर्स है जो एनर्जी दे रहा है सारी, ये सोर्स एनर्जी दे रहा है। किस तरीके से दे रहा है चलिए आइए देखते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल appliance of resistance R connected across a source of potential difference V, ठीक है, and let current I flows through it for a time t. Let current I flows through it for a time t. t टाइम के लिए करंट फ्लो करके गया। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को नहीं भूलना है। यूजिंग ओम्स लॉ आई कैन से दैट V is equals to I R। अभी ये हमारा इस टॉपिक का इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। ओम्स लॉ हमें बता रहा है कि यहां पर V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज V, करंट फ्लोइंग इज I, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ से ये पता चल गया, V इज इक्वल्स टू आई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से ही स्टार्ट हुआ था ना बच्चों, लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का। वो डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि करंट फ्लोइंग इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मान लो यहां पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो Q है, तो आप कह सकते हो कि Q इज इक्वल्स टू आई टी, where Q is amount of charge flowing through this appliance। इस appliance से जो चार्ज फ्लो करके गया या इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना है? Q है। थ्रू दिस appliance or circuit. So Q is the amount of charge flowing through this appliance in time t. अब अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो इस चार्ज को फ्लो किसने कराया? ये सोचो आप कि इस चार्ज को फ्लो किसने कराया। क्या आप लेकर जाओगे चार्ज इस सर्किट के अंदर ऐसे? नहीं, ये चार्ज फ्लो कराने के लिए ये सोर्स काम करता है। दिस इज द सोर्स which is doing work for the flow of this charge। ये चार्ज तभी फ्लो करेगा जब ये सोर्स काम करेगा। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। अब याद करो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी में जब भी आपको वर्क डन निकालना हो इन मूविंग अ चार्ज तो 90% 95% चांसेस हैं कि वो कॉन्सेप्ट लगेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी चार्ज आपने मूव कराया है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो। तो जब आपने चार्ज को मूव कराया तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस चार्ज को मूव करा दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना है? V, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? अब वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज, वर्क इज डन बाय द सोर्स। सोर्स कौन है? ये सेल, ये बैटरी। वर्क इज डन बाय द सोर्स इन
causing this charge to flow, and this work done is given as, this work done W is given as charge moved, that is Q, into potential difference, that is V. तो QV, charge moved into potential difference. And what is Q? Q you can take it from equation number 2. Q की जगह आप IT लगा सकते हो, तो ITV, या फिर हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं VIT. This is the amount of work done by the source in causing this charge Q to flow across the circuit, और उसकी वजह से करंट बना है I. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब कोई सेल या कोई बैटरी या कोई सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करता है किसी कंडक्टर या रेजिस्टर पे, सो दैट उसके अंदर I करंट फ्लो करे, तो ऐसा कराने के लिए इस सोर्स को इतना काम करना पड़ता है T टाइम में. T इज द टाइम. V पोटेंशियल डिफरेंस देकर जब कोई सोर्स I करंट फ्लो करवाता है T टाइम के लिए, तो उस सोर्स को इतना वर्क करना पड़ता है. नाउ दिस वर्क इज अवेलेबल टू दिस एप्लियंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो काम इसने करा वो किसे मिला? वो इस एप्लियंस को मिला है ना, वो इस एप्लियंस को मिला है. सो दिस वर्क डन बाय द सोर्स इज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इंपॉर्टेंट है. अब यहां पर इसको हम आगे लेकर चलते हैं. दिस वर्क डन इज available to the electrical appliance in the form of electrical energy, in the form of इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इस एप्लियंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई. ठीक है, अब वो इस एनर्जी का क्या करेगा? वो इस एनर्जी को यूज करके जो भी इसे काम करना है वो करेगा ना. नाउ दिस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, अगर ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है तो इट विल डू सम मैकेनिकल वर्क. अगर ये सिंपली एक इलेक्ट्रिक हीटर है तो इट विल प्रोड्यूस हीट. जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है या वाटर गीजर होता है या इलेक्ट्रिक आयरन होता है या इलेक्ट्रिक केटल होता है, ये सब क्या है? ये सारे अप्लायंसेस हीट प्रोड्यूस करते हैं. या अगर ये एक लाइट बल्ब है तो इट विल प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, या इट में ऑल्सो प्रोड्यूस सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी या वेव्स. वेव भी तो एनर्जी होती हैं. जैसे माइक्रोवेव ओवन, तो वो उसमें माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करता है जिनसे सब्सटेंसेस हमारे फूड स्टफ्स को हीट किया जाता है. ओके, तो अब ये इस एनर्जी को लेकर अलग अलग तरह की चीजें कर सकता है, जिस काम के लिए भी हमने इस अप्लायंस को यूज करना है. ओके, तो क्या करेगा ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा. यूज करेगा मतलब डिसिपेट करेगा, खर्च कर देगा. सो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी dissipated by the electrical appliance is, एनर्जी के लिए सिंबल यू लिखेंगे, VIT. ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इस एनर्जी को डिसिपेट करता है. कब? जब उसको V पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जब उसके थ्रू I करंट फ्लो करता है फॉर अ टाइम T. ये तीन चीजें याद रखनी है. व्हाट इज V ओवर हियर? पोटेंशियल डिफरेंस across the appliance. What is I? Current flowing through the appliance
And what is T? The time for which appliance is used, या the time for which current flows through it. कितने टाइम के लिए करंट उसमें फ्लो करके गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, जो ये एप्लियंस यूज कर लेगा टी टाइम में, जब उसके थ्रू आई करंट फ्लो कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V. ओम्स लॉ लगाकर हम इस फॉर्मूले के दो और फॉर्म बना सकते हैं. यहां पर देखो, अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगा दूं, V इज इक्वल्स टू आई आर, V की जगह आई आर लगा दें अगर आप, सो द फॉर्मूला बिकम्स U इज इक्वल्स टू V की जगह आई आर, देखो आई स्क्वायर अपॉन आर इनटू टाइम. ये भी एक फॉर्मूला है जहां से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो. और एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसी फॉर्मूले में ओम्स लॉ लगाओ, लेकिन इस बार I इज इक्वल्स टू V बाय आर ऐसे करके लगाओ. I को रिप्लेस कर दो V बाय आर से, तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा. तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा U इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम. ये भी एक फॉर्मूला है. सो दीज आर द थ्री फॉर्मूले. इनको मैं लिख सकता हूं, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला. आंसर तीनों से एक ही आएगा. इट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके का डाटा मिला है न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए. अगर आपको करंट मिला ही नहीं और आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी जा रही है, तो फिर ये वो फॉर्मूला है जिसमें करंट की यूज है, जिसमें करंट को आप लगाएंगे ही नहीं, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, यहां से कैलकुलेट करेंगे. या आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया और आपसे एनर्जी पूछ ली, तो इस फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आई की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, टाइम की वैल्यू चाहिए, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग रही है. तो इट ऑल डिपेंड्स. रेजिस्टेंस नहीं दिया तो ये लगा दो VIT. ठीक है, तो ये आपका तीन फॉर्मूले, तीनों याद रखिए बच्चों. VIT, I स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम, V स्क्वायर अपॉन आर. ये फॉर्मूला शायद हमने गलत लिख दिया है. V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे तो इसको ठीक कर लो बच्चों. बेटा करेक्शन ओवर है यार प्लीज. फॉर्मूले नंबर 2 में मुझसे गलती हुई है, उसको मैं ठीक कर रहा हूं. I देखो, V की जगह आई आर लगाऊंगा तो I स्क्वायर आर टी है ना, I स्क्वायर आर टी. तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा. सो ये तीन फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं. अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, वो आप यहां से आंसर कर दोगे. तो अभी यहां पर वीडियो को पॉज कर लो और यहां तक के नोट्स जरूर कॉपी कीजिएगा. छोटा सा डेरिवेशन है, 2 लाइन का, 2 स्टेप का, जहां से VIT हमारा ड्राइव हो जाता है. तो अब आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसे मिलती है वो मिलती कहां से है. बेटा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड कराने के लिए ये सोर्स काम करता है. इसे काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर करंट फ्लो करेगा तो मींस चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना. जब चार्ज दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में जाता है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क हैज टू बी डन, और वो काम करेगा ये बैटरी, और वो वर्क होगा Q इंटू V, चार्ज मूव्ड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल. ठीक, चलिए मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं. आई होप ये आप कर चुके हैं. सो अभी जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, VIT, I स्क्वायर आर टी, इसका करेक्शन आपने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है, एंड V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. दीज आर द 3 फॉर्मूले. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को यूज करते हो, उसमें हीट एनर्जी क्यों डेवलप होती है? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और ये पूछा जाता रहता है. इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे?
Why? Heat energy is produced in a conductor when current flows through it. When current flows थ्रू इट। इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे? देखो, मान लो ये कोई कंडक्टर है, चलिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर या रेजिस्टर कुछ भी बोलिए आप, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई, तो कब करा होगा? जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मिला होगा वी, तभी तो करंट फ्लो करेगा। जब इसमें करंट फ्लो करता है आई, तो इसके अंदर, क्योंकि ये कंडक्टर है, फ्री चार्जेस कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो मानोगे ना, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस मिला है उनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो दे गेन एनर्जी, वो एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद जब वो कोलाइड करेंगे इस कंडक्टर के अंदर एटम्स से या आयंस से, तो उनका जो कॉलिजन है वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, जिसकी वजह से जो इस कंडक्टर के अंदर एटम्स या आयंस है वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और उनके जब वाइब्रेशंस ज्यादा विगरस हो जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ हीट तो प्रोड्यूस होगी होगी। दैट इज वाई हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इसीलिए हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। चलिए मैं आपको आउटलाइन दे देता हूं इस आंसर की क्या है। देखो, व्हेन करंट फ्लोज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लो या चार्ज कैरियर्स कह दो। चार्ज कैरियर्स तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी एंड देयर कॉलिजन्स विद atoms and ions of the conductor becomes more impactful। अब जब इलेक्ट्रॉन कोई है और सामने एटम है, इसका कोलिजन इससे ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा, तो वो एटम और ज्यादा विग्रसली वाइब्रेट करेगा ना। ड्यू टू दिस atoms vibrate more vigorously and hence heat is produced। इसलिए हीट बनती है किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है। तो दिस इज द रीजन, यू कैन कॉपी इट। ठीक है, यहां पर वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आगे हमें सीखना है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। आपने हेडिंग देखा है ना आज का क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमें समझ आ चुका है कि जब कोई एप्लायंस आप V पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट करोगे तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे मिलती है जिसे वो डिसिपेट कर सकता है या करता भी है। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT I² RT या V²/R इंटू T। पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी यूज कर ली है या कितने टाइम में उसने कितना काम कर लिया है। तो ये एनर्जी यूज कर रहा है ये एप्लायंस। अब आपको इस एप्लायंस की पावर बतानी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। The rate of dissipation of electrical energy। तो इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल्स टू
डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई है, VIT, कितने टाइम में, T टाइम में, T कैंसिल्स T, तो पावर का फॉर्मूला बन गया VI। या इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो ना, यहां से ये आ गया, यहां से देखो P इज इक्वल्स टू एनर्जी I स्क्वायर RT, कितने टाइम में, T टाइम में, टाइम कैंसिल करा दो, I स्क्वायर R। या फिर इस वाली रिलेशन को आप लिख सकते हो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी डिवाइडेड बाई T, तो क्या आंसर बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो अगेन वी आर हैविंग 3 फॉर्मूले फॉर पावर। पावर के भी 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, तो पावर के 3 फॉर्मूले भी यहां लिख देते हैं। पावर कैन बी रिटन एज VI, पावर कैन बी रिटन एज I स्क्वायर R, और पावर कैन बी रिटन एज V स्क्वायर बाय R। ओके, दीज आर द 3 फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। ये आपके फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिकल पावर के। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर की यूनिट याद है ना, SI यूनिट, वॉट्स। द SI यूनिट फॉर पावर इज वॉट्स। और बड़ी यूनिट्स भी आप यूज कर सकते हो, किलोवाट या हॉर्स पावर। ये सब 11th क्लास में एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन याद रखना चाहिए आपको, भूल मत जाना। SI यूनिट फॉर एनर्जी जूल्स, SI यूनिट फॉर पावर वॉट्स, है ना। और अगर आपको 1000 वॉट्स लिखना है तो आप उसको 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं, मतलब 1 kW सिंबल होता है किलोवाट का, 1 किलोवाट भी लिख सकते हो 1000 वॉट को। ये सब चीजें डोंट फॉरगेट प्लीज। या फिर 1 हॉर्स पावर, जिसको HP भी बोलते हैं, 746 वॉट्स होता है। हॉर्स पावर को 1 HP 746 वॉट्स होता है। ये सब चीजें याद रखिएगा। चलो, वैसे तो SI यूनिट फॉर एनर्जी जूल्स होता है। अब जो मेन चीज आपके साथ यहां पर डिस्कस करनी है, 10th क्लास में भी हुआ था ये, बट आपको याद दिलाना जरूरी है अभी। SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जूल्स हो गया, लेकिन कमर्शियली जो यूनिट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज करते हैं वो जूल्स नहीं है, उसको हम बोलते हैं किलोवाट आर, KWH। किलोवाट आर और जूल में क्या रिलेशन है, और ये किलोवाट आर जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम यूनिट को यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझ लें थोड़ा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर भी आप एक छोटी सी हेडिंग डालोगे मेरे साथ, और वो हेडिंग का नाम होगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल्स, बट कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आर। अब इस किलोवाट आर को समझना है कि ये है क्या चीज। इसको समझने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। कैन आई राइट दिस फॉर्मूला एज एनर्जी। अब एनर्जी में लिख रहा हूं तो डेफिनेटली इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब एनर्जी की जगह जो यूनिट यूज करनी है वो मेरी किलोवाट आर है, तो हम समझना शुरू करते हैं। अब 1 किलोवाट आर क्या होता है। मैं इसको लिखता हूं 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब ध्यान से देखो जरा बच्चों, 1 किलोवाट आर में ये किलोवाट क्या है, पावर, और आर क्या है, टाइम। पावर इंटू टाइम, देखो ध्यान से, पावर इंटू टाइम। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, तोड़ दूंगा इसको 2 पार्ट में। मैं 1 किलोवाट आर को लिख सकता हूं 1
किलोवाट, 1 किलोवाट आर को मैंने लिखा 1 किलोवाट इनटू 1 आर, कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने, है ना। 1 किलोवाट आर को मैंने लिख दिया 1 किलोवाट इंटू 1 आर, 1 1 जा 1 ही आएगा। 1 किलोवाट को मैं कह सकता हूं 1000 वॉट्स, और 1 आर को आई कैन से हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इतने सेकंड्स हो गए ना। वॉट्स इनटू सेकंड्स, चेक करो क्या बनेगा। 6 6 36, पहले तो इसको सोल्व कर लो। 6 6 36, जीरोस देखो 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5, एंड वॉट्स सेकंड, वॉट्स सेकंड, ये वॉट्स सेकंड, ये क्या चीज है? वॉट्स सेकंड इज जूल्स। ध्यान से देखो आप, अगर मैं इस फॉर्मूले में पावर की जगह वॉट लिखूं और टाइम की जगह सेकंड्स लिखूं, तो ऐसा यूनिट, तो किसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी? एनर्जी की, एंड दैट इज जूल्स। तो ये बन गया मेरा, इसको मैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 भी लिख सकता हूं ना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। और इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है 1 किलोवाट आर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो KWH या HR, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स। ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे आप बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर महीने हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, हम क्या बोलते हैं कि इस महीने हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिल आया है वो 200 यूनिट का आया है, या इस महीने हमारा जो बिल आया है वो 210 यूनिट का बिल आया है, इस बार 10 यूनिट ज़्यादा यूज़ कर लिए हमने। ये नॉर्मल लैंग्वेज रहती है ना हम लोगों की। 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आर। वो जो हम बोलते हैं ना 200 यूनिट, 210 यूनिट, 250 यूनिट्स, वो एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, और एक यूनिट में एक्चुअल में इतने जूल्स होते हैं। ठीक है, दिस इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट कमर्शियल लेवल। कमर्शियल लेवल मतलब बिजनेस के लेवल पर। वो ये बिजनेस ही तो है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कर रहा है हम लोगों के साथ, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है और बदले में हमसे उसके पैसे लेता है। ठीक है, तो ये कमर्शियल लेवल पर जो यूनिट यूज करता है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वो ये यूनिट यूज करता है 1 यूनिट। उसका 1 यूनिट का मतलब ये होता है जूल्स में वो इतनी हो गई। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। कई बार न्यूमेरिकल में इस कन्वर्जन का यूज करना पड़ जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कन्वर्जन के 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो चुका है। अभी यहाँ पर आप अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दीज नोट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर को लेकर। आई होप ये भी आपने कर लिया है। चलिए इसको रब करते हैं फिलहाल। अब आगे हमें क्या डिस्कस करना है इस चैप्टर में? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉ विच इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? तो ये भी एक अनदर सब हेडिंग इन द टुडेज लेक्चर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, कुछ ऐसे रेजिस्टर्स भी होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? ये एक बल्ब है, फिलामेंट वाला बल्ब। जब वो काम करेगा, आप सोचो आपने उसको कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो इट विल ग्लो। क्या करता है ये बताओ मुझे? इट प्रोड्यूसेस लाइट एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी एज वेल। तो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में भी कन्वर्ट करा, लाइट मतलब रोशनी, और हीट में भी कन्वर्ट करा है। लेकिन ऐसे भी कुछ अप्लायंसेस है जो सिर्फ और सिर्फ अगर हीट में ही कन्वर्ट करें तो वो हीट कितनी मिलेगी, उसके लिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। सपोज वी आर हैविंग अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R थ्रू विच करंट I passes for टाइम T टाइम के लिए इसमें करंट पास हो रहा है, एंड इट कन्वर्ट्स ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। और ये गिवन है कि सारी की सारी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इफ
it converts the electrical energy into heat, then Joule's law states that वो जो हीट मिलेगी ना हमें, that is directly proportional to square of the current, that is directly proportional to resistance of this resistor and directly proportional to the time for which the current is flowing, and इन तीनों को कंबाइन कर दो तो फॉर्मूला बन जाता है I स्क्वायर आर टी। देखो यही नहीं है क्या, I स्क्वायर आर टी। कंडीशन क्या है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने क्या कर दी है, हीट में कन्वर्ट कर दी है। इसने सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा गया और वो हीट एनर्जी बन गई I स्क्वायर आर टी। दिस इज सिंपल। ये भी 10th क्लास का पार्ट था बट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी हो गया है, पॉज कर लो, कॉपी कर लो। आज थोड़ा जल्दी जल्दी छोटे छोटे टॉपिक से निपटाते चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपको याद रहनी चाहिए, मुझे याद दिलानी पड़ेंगी, अदरवाइज इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके क्लास 12th के एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं, याद नहीं रहता है हम लोगों के। 2 साल पहले पढ़ा था ना, चलिए वापस से याद करते चलते हैं। आई होप ये भी आप कर चुके हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कंप्लीट। अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अब वो भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेजेस पर ही क्यों किया जाता है। करो इस क्वेश्चन का आंसर, कर सकते हो तो अगले 5 मिनट छोड़ दो इस वीडियो के, आगे बढ़ जाओ। नहीं कर सकते हो तो सुनो आंसर को, कैसे करना है इस आंसर को, एक्सप्लेनेशन सुनो पूरा। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड मतलब उसको भेजना, एट वेरी हाई वोल्टेजेस। आपने देखा ना, पावर स्टेशंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस, वो शहर से बहुत दूर होते हैं, बाहर होते हैं, और वहां से शहर तक, हमारी कॉलोनीज तक, हर घर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है थ्रू द केबल्स, थ्रू द वायर्स जो पोल्स पर बंधे होते हैं बाहर। जब वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब भेजा जाता है शहर के अंदर तक, तो उसको बहुत हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स, 33,000 वोल्ट्स या 11,000 वोल्ट्स, इतने हाई वोल्टेजेस पर भेजा जाता है। ऐसा क्यों है ये समझना है। इट इज़ बिकॉज ऑफ पावर लॉस इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, जिनके थ्रू वो पावर, जो वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, उन इलेक्ट्रिकल केबल्स में पावर लॉस होता है। उस पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वी नीड टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट हाई वोल्टेजेस। अब हाई वोल्टेज पर उसको भेजेंगे तो कैसे पावर लॉस मिनिमाइज होगा वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान से देखो, मान लो यहां पर पावर स्टेशन है, दिस इज पावर स्टेशन, PS, फिजिक्स सीखो भी PS है, पावर स्टेशन भी PS है ना। चलो यहां से 2 केबल्स लेकर पोल बाय पोल, ये पोल्स हैं बीच में जो लगे होते हैं, पोल बाय पोल ये 2 केबल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले जा रहे हैं किसी शहर की तरफ, है ना। अब देखो ये डिस्टेंस तो काफ़ी होता है ना, ये डिस्टेंस कई बार हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर भी हो सकता है। तो इतनी दूर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजना है तो इतने लंबे वायर्स लगेंगे जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही होगी, इतने सारे वायर्स लगेंगे, और इन वायर्स का रेजिस्टेंस भी तो होता होगा, इन केबल्स का रेजिस्टेंस भी होता है, और वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। इतने बड़े वायर का रेजिस्टेंस तो काफ़ी होगा ना भैया, क्यों? क्योंकि बिकॉज ये रेजिस्टेंस RC ऑफ द केबल, रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना, याद करो, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो काफ़ी लंबे लंबे वायर्स यूज होते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत होता है। अब सपोज यहां से जो पावर ट्रांसमिट करनी है वो P है, दैट पावर इज P विच इज टू बी ट्रांसमिटेड। चलिए हमने उसको ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, और वो पावर जो यहां पर बनी है, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I मान लो पावर स्टेशन पर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V एंड करंट मान लो I। अब वो पावर यहां से इन वायर्स के थ्रू जाएगी। सपोज
जब ये यहां पर जाएगी पावर, तो यहां पर जो पावर लॉस होगा, द पावर लॉस इज, अगर वहां करंट फ्लो कर रहा है आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस है आरसी, ये करंट फ्लो करेगा ना आई स्क्वायर आर सी, पावर लॉस, इस फॉर्मूले से आई स्क्वायर आर होता है पावर लॉस, तो आई स्क्वायर आर सी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दीज केबल्स। क्या मैं इस आई की जगह पर P अपॉन V लिख सकता हूं? यहां से लिख सकता हूं, तो पावर लॉस हो जाएगा आई की जगह पर आई विल राइट P अपॉन V, उस पे लगा है स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इनटू आर सी, चेक करो, P स्क्वायर आर सी अपॉन V स्क्वायर, ये होगा पावर लॉस। अब इस पावर लॉस को अगर मुझे मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइज दिस पावर लॉस, डिनोमिनेटर को कम कर दो, है ना। अगर मैं P इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करना चाहता हूं थ्रू द केबल्स जिनका रेजिस्टेंस RC है, देन I should transmit this electrical power at high voltage। इसको हाई कर दूंगा तो पावर लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमाइज इस पावर लॉस, V should be as high as possible। इसलिए V जो होता है हमारा वो नॉर्मली थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स के ऑर्डर का होता है। 33,000 वोल्ट्स, 11,000 वोल्ट्स, ये तो नॉर्मल है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इतने हाई वोल्टेज पे यूज़ करना सेफ नहीं रहता, इसलिए जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर तक पहुंचने वाली होती है तो हमारी कॉलोनीज़ के बाहर ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मर, फिर यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर मिलेगा आपको, वो ट्रांसफॉर्मर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पोटेंशियल को कर देगा कम, और हमें ये लो वोल्टेज पर यूज़ करने को मिलती है। लगभग 220 वोल्ट्स पर हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? टू स्टेप डाउन द वोल्टेज। जो वोल्टेज थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट से ट्रांसफॉर्मर उसको कम करके हमें देता है, सो दैट हम उसको सेफली यूज कर सकें। ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम पावर स्टेशंस टू आवर हाउसेस। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लें कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से आंसर करना है कि क्यों हम पावर ट्रांसमिशन हायर वोल्टेजेस पर करते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे करते हैं, ओनली टू मिनिमाइज द पावर लॉस। तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लो अपने वर्ड्स में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। आई होप आपने ये भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर टुडे इज गोइंग टू स्टार्ट। लेक्चर के लास्ट में हमें एक टॉपिक देखना है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? व्हाट इज पावर रेटिंग? देखो, आप जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस बाजार से खरीदते हो ना, तो उसके ऊपर उसकी पावर रेटिंग लिखी होती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बल्ब भी लेकर अगर आओगे तो उसके ऊपर भी उसकी पावर रेटिंग कुछ इस तरीके से लिखी होती है। फॉर एग्जांपल 100 वॉट्स 220 वोल्ट्स, ऐसे करके। नाउ व्हाट इज दिस 100W 220V? इसका मतलब क्या है? 100 वॉट्स का मतलब हो गया, वॉट्स क्या है? पावर की यूनिट है ना, वॉट। तो ये तो पावर है, और V मतलब वोल्ट्स, ये किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस पावर रेटिंग का मतलब ये है कि अगर आप इस एप्लायंस को, इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई पे यूज करोगे, मान लो मैं ये बल्ब लेकर आया बाजार से, मैंने इस बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया किसी तरीके से, तो फिर ये जो पावर प्रोड्यूस करेगा 100 वॉट्स की पावर ये प्रोड्यूस करेगा, या 100 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, ऐसा कह सकते हो आप। इट विल कंज्यूम 100 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। लेकिन अगर मैं इसको 220 वोल्ट से अलग सप्लाई पे लगाऊंगा तो फिर ये कुछ और पावर कंज्यूम करेगा।
तो व्हाट इज पावर रेटिंग? पावर रेटिंग मींस अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई पर यूज करोगे तो ये 100 वाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके आपको लाइट प्रोड्यूस करके देगा, ये इसका मतलब होता है। आप पावर रेटिंग से हमेशा इस एप्लियंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आप इधर पावर रेटिंग, दिस इज P, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस V, ये P की वैल्यू मिल गई मुझे 100 वॉट्स और ये V की वैल्यू मिल गई मुझे 220 वोल्ट्स। कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला? चेक करो, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। मैं यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं, V स्क्वायर अपॉन P। व्हाट इज V स्क्वायर? V इज द वोल्टेज ऑफ द पावर रेटिंग एंड व्हाट इज P? P इज द पावर ऑफ द पावर रेटिंग। तो अभी अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, V स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपॉन पावर मतलब 100, तो ये आ रहा है 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484 ओम्स का बल्ब होगा ये, 484 ओम्स का। अब आप इस बल्ब को कितने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाओ, रेजिस्टेंस तो यही रहना है। रेजिस्टेंस तो एक बार ये बल्ब बना दिया कंपनी ने, मैन्युफैक्चर कर दिया, इसका रेजिस्टेंस तो बदलने वाला है नहीं। अब आपकी मर्जी, आप इसे 220 वोल्ट पे यूज करो या किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे यूज करो। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सजेस्ट किया है कि आप इसे 220 वोल्ट पे ही यूज करें फॉर बेस्ट आउटपुट। अगर इससे ज्यादा वोल्ट पे यूज करोगे तो शायद ये फ्यूज हो जाए, इससे कम वोल्ट पे यूज करोगे तो शायद ये अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है ना? अब ये फ्यूज हो जाएगा, मतलब इसका फिलामेंट टूट जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि भाई आपने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 220 से, तो ज्यादा करंट गया होगा, ज्यादा करंट जाएगा तो इसके अंदर हीट डेवलप होगी, हो सकता है वो इस हीट से इसका फिलामेंट मेल्ट हो जाए और खराब हो जाए। इट मीन्स कि एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करने के लिए, ये चाहे बल्ब हो या ये चाहे रेफ्रिजरेटर हो या ये इलेक्ट्रिक आयरन हो या ये इलेक्ट्रिक गीजर हो, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं सेफ करंट। नाउ व्हाट इज दिस सेफ करंट? सेफ करंट इज मैक्सिमम value of current for which the given appliance will work properly. Beyond this value of current, the electrical appliance may get damaged permanently. इससे ज्यादा करंट गया तो वो डैमेज हो जाएगा शायद। सेफ करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? सेफ करंट भी पावर रेटिंग की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? देखो, एक और फॉर्मूला है मेरे पास, P इज इक्वल्स टू VI। जैसे P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R से आपने इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकाल दिया है ना, रेजिस्टेंस निकाल दिया, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। वैसे ही P इज इक्वल्स टू VI से हम सेफ करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P इज 100 अपॉन V इज 220, तो यहां से जो भी आंसर आ रहा है 10 अपॉन 22, लगभग 0.48 या 0.47 के आसपास जो भी आंसर बनता है वो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा एम्पियर्स में। तो दिस इज द सेफ वैल्यू ऑफ करंट फॉर दिस बल्ब। इससे ज्यादा करंट अगर इस बल्ब में गया तो चांसेस है बल्ब डैमेज हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आप पावर रेटिंग से क्या क्या कर सकते हो। आप पावर रेटिंग से अपने एप्लायंस का रेजिस्टेंस पता कर सकते हो, आप पावर रेटिंग से अपने एप्लायंस के बारे में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो उसको हमें देनी चाहिए वो पता कर सकते हो, जिसे हम सेफ करंट बोलते हैं। अब एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि कुछ बल्ब्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं सीरीज में या पैरेलल में, और हमसे पूछा जाता है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, मतलब ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए पावर रेटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिलहाल पहले आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी करो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। आई होप कॉपी कर लिया है ना आपने।
इसको रब करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अब देखिए इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, या तो बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां पर मैंने दो बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल या फिर सीरीज। दीज आर द टू बल्ब्स, बल्ब ए बल्ब बी, बल्ब ए बल्ब बी, ठीक है ना। अब याद रखना आप इस बात को कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है। ये तो याद रहेगा ना, ये ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर? ये क्वेश्चन कैसे करना है? देखो सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन का, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, जिसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। अब पावर कंजम्पशन कैसे निकलेगा? पावर कंजम्पशन या तो आप इस फॉर्मूले से निकालो I²R से, या आप इस फॉर्मूले से निकालो V²/R से। कौन सा फॉर्मूला कहां लगाएं? सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगा लो क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला लगा लो क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर/R है, यहाँ करंट का स्क्वायर इंटू R है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, बहुत सिंपल सी चीज है कि जिसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा वही बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। लार्जर द पावर कंजम्पशन, मतलब जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ब्राइटर द बल्ब विल ग्लो। वही बल्ब ज्यादा रोशनी भी देगा। तो आपने कुछ सप्लाई दी दोनों बल्ब को, अब वो सप्लाई कौन सा बल्ब ज्यादा ले रहा है, वो सप्लाई कौन सा बल्ब ज्यादा ले रहा है। आपने इन दोनों को कुछ खाना दिया खाने के लिए, कौन सा बल्ब ज्यादा खाना खाएगा वही तो ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा, ऐसा समझ लो, है ना। तो आपने इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, कौन सा बल्ब वो एनर्जी ज्यादा यूज करेगा, मतलब वो पावर ज्यादा लेगा, वही तो ज्यादा ग्लो करेगा। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो करंट दोनों के लिए सेम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वही ज्यादा पावर यूज करेगा और वही ज्यादा ग्लो करेगा। अब इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, ये कैलकुलेट आप कर सकते हो पावर रेटिंग से। पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रहा फॉर्मूला, अभी तो समझाया था। सीरीज के लिए बता रहा हूं मैं, सीरीज के लिए आप पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे V²/P। तो जिसकी ज्यादा पावर रेटिंग होगी उसका कम रेजिस्टेंस होगा, या जिसकी कम पावर रेटिंग होगी उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा पावर यूज करेगा। ये पावर है, पावर यूज्ड, मैं इसको पावर P' लिख देता हूं, पावर यूज्ड है ना, वो ज्यादा पावर यूज करेगा। इससे अलग है बेटा, इससे अलग है ये वाली पावर, ठीक है। तो वो ज्यादा पावर यूज करेगा और जो ज्यादा पावर यूज करेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। इट मींस द बल्ब विद द लोअर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज ये क्या है, पावर, पावर मतलब वॉट, वॉट को हम कह रहे हैं वोल्टेज। द बल्ब विद द लोअर वोल्टेज will have high resistance and that bulb will use more power and will glow brighter and will glow brighter। तो सीरीज में वो वाला बल्ब ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा जिसकी वोल्टेज कम होती है सीरीज में। पैरेलल में क्या होने है, पैरेलल में देखो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टेंस किसका कम होगा, जिसकी पावर वोल्टेज ज्यादा होगी। तो जिसकी वोल्टेज ज्यादा मार्क्ड है, हाई वोल्टेज वाला बल्ब अब ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। वोल्टेज होती है ना जिसमें आप P और V लिखते हो, अभी बताया ना, मान लो एक बल्ब है 100 वॉट और 220 वोल्ट्स का, और दूसरा बल्ब है 50 वॉट और 220 वोल्ट्स का। हायर वोल्टेज किसकी है, इसकी हायर वोल्टेज है, तो पैरेलल में ये ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर
कर सकते हो, या सिंपली अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप चीज़ बन जाए तो उसमें आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, वही बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल आएगा तो हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के लिए हम अपने अलग लेक्चर्स रखेंगे। अभी इन लेक्चर्स में हम वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस विद प्रॉपर डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। आज जो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो रिलेट करते थे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर वाले टॉपिक्स से। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो आपने 9th-10th क्लासेस में नहीं करे हैं। हाँ, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जैसे ICSE बोर्ड, वहाँ पर इन टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। जो टॉपिक्स हमें आगे स्टार्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाते हैं। टॉपिक्स के नाम आपको बता दूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक्स रिलेट करते हैं एक सेल के साथ। ये जो सेल, ये जो बैटरी आप बनाते हो ना, एक बैटरी या सेल, उसके साथ ये सारे टॉपिक्स, ये सारे टर्म्स रिलेट करते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम इस सेल या इस बैटरी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।